नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं बीमा हो तो ऐसा, जहां हम बात करते हैं बीमा जगत की हर बड़ी हलचल की और बताते हैं कि उसका आपकी जेब, आपकी सुरक्षा और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। देश का बीमा सेक्टर इस समय बड़ी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार 2047 तक हर नागरिक तक बीमा पहुंचाने का लक्ष्य पर काम कर रही है। विदेशी कंपनियों की एंट्री से बाजार में कंपटीशन बढ़ सकता है। साथ ही आज हम समझेंगे कि आखिर यूलिप प्लान पर बीमा कंपनियों की निर्भरता क्यों बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले ओटीएस में क्या है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, ऑन द शो में आपके लिए है सबका बीमा सबकी रक्षा पर नए नियम आने वाले हैं, इस पर बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय बीमा बाजार में प्रूडेंशियल का जो बड़ा दांव है वो फिलहाल देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बीमा कमीशन पर IRDAI चेयरमैन ने चिंता भी जताई है। वहीं हम बात करेंगे कि देखिए किस तरीके से ग्राहक संतुष्टि से तय होगा बीमा कंपनी के CEO का वेतन, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं आज। और इसके बाद आखिर में बात होगी कि बीमा बाजार में बढ़ रही है यूलिप्स की धाक। तो इन सभी खबरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंस्टा पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकिंग के फाउंडर एंड चेयरमैन नितिन पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है द बोनस पर। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच जी। सर, आपसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं चंडीगढ़ की रहने वाली शिल्पी की कहानी। उन्होंने कार इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में कैसे उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। चंडीगढ़ की रहने वाली शिल्पी पांडे ने बीते साल नई कार खरीदी थी। इस साल इंश्योरेंस रिन्यू के वक्त शिल्पी एक पेमेंट ऐप पर गईं और सबसे सस्ता बीमा खरीद लिया और करीब 5,000 रुपए बचा लिए। बीते दिनों उनकी कार चोरी हो गई। शिल्पी को भरोसा था कि उनके पास बीमा है और उन्हें 1 साल पुरानी कार की पूरी कीमत मिल जाएगी, लेकिन जब उन्होंने बीमा कंपनी में क्लेम किया तो पता चला कि उन्हें सिर्फ 60% पैसे ही मिलेंगे। पूछने पर कंपनी ने बताया कि उन्होंने बीमा प्रीमियम की राशि घटाने के लिए जिस IDV यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू को चुना है वो कार की कीमत की करीब आधी थी। शिल्पी को इसकी जानकारी नहीं थी। मात्र कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में शिल्पी को लाखों का नुकसान हो गया। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, अभी जो स्टोरी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, मुझे लगता है कि कई लोग ऐसा करते होंगे और दर्शकों को इस स्टोरी से सबक लेने की भी जरूरत है। लेकिन सर, अगर हम देखें तो शिल्पी की सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या रही? उन्होंने क्या गलती कर दी अब तक की सबसे बड़ी? बीमा में एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि चीप प्रीमियम कैन बिकम कॉस्टली एट अ क्लेम टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि 4-5 हजार रुपए के चक्कर में हम लोग कवरेजेस को देखना भूल जाते हैं। और IDV जो है वो किसी भी इंश्योरेंस प्रीमियम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है यही आपके क्लेम के टाइम में ये निर्धारित करती है कि आपको क्लेम कितना मिलना है। तो आप मान लीजिए कि थोड़ा सा, क्योंकि जो IDV का जो फैक्टर होता है उसके प्रीमियम में तो बहुत छोटा सा फर्क आता है, बट उसकी जो वैल्यू होती है गाड़ी की, जिसपे आप पूरी की पूरी वैल्यू डिपेंड करती है उस गाड़ी की, जिसपे आपको क्लेम मिलता है, वो बहुत छोटा सा हिस्सा ही कम होता है। तो अब जैसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि हम लोग जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें गाड़ी की वैल्यू कितनी है, नो क्लेम बोनस उसने करेक्ट दिया है कि नहीं दिया है, या जो सिस्टम में उसके हिसाब से दे दिया है, हमने क्लेम लिया है कि नहीं। हमको वेरीफाई करना चाहिए कि कई बार हम लोग फोन कॉल करते हैं, क्लेम इंटीमेट करते हैं, लेकिन क्लेम नहीं लेते, तो वो क्लेम चढ़ जाता है और आपका क्लेम चला जाता है, जिसकी वजह से आपका डिस्काउंट भी कम हो जाता है और आपका प्रीमियम भी फर्क आ जाता है। डिस्काउंट कम हो जाता है, प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट चेक करना चाहिए। और अगर ID भी कम ली है तो जितनी ID होगी क्लेम के टाइम में आपको उसी कंपोनेंट पे आपका क्लेम मिलेगा। तो सबसे बड़ी गलती यही थी उन्होंने, कि उन्होंने अपना लोएस्ट प्रीमियम के चक्कर में 2-4 हजार प्रीमियम करने के चक्कर में वो 50,000, 60,000 या लाख 2 लाख, को भी गाड़ी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितने % कम हुई, उस पे कम कर ली उनने, तो उनको क्लेम के समय में ये दिक्कत हो गई। जी, तो वाहन बीमा में IDV क्यों जरूरी है और क्या होता है सर ये इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। इसमें गाड़ी का वैल्यू जो होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक तो
कंपोनेंट जिस दिन से आप ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जिस दिन से आप अपना स्टार्ट करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसी दिन से आपकी गाड़ी की वैल्यू डिसाइड हो जाती है कि लाइक अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो एक्स शोरूम से -5% ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बट उसको भी कवर करने के लिए एड ऑन कवर्स होते हैं जिससे आप पूरा इनवॉइस वैल्यू पे अपना वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद हर साल हर 10% के हिसाब से एवरी ईयर 10% के हिसाब से उसका वैल्यू कम होता रहता है। अब मान लीजिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है, उनके सिस्टम में होता है कि आप या तो 10% कम कराएं या जितनी भी रेंज उन्होंने दे रखी है कि 30-40% तक प्रीमियम आप आईडीवी कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो फैक्टर कैलकुलेट होता है और प्रीमियम आता है। तो आपने मान लीजिए कि 1 लाख आपके 10 लाख रुपए पे वैल्यू पे आपका प्रीमियम 20,000 रुपए है, आपने उसमें 3 लाख रुपए का प्रीमियम कम किया, तो आपका जो प्रीमियम 3 लाख वैल्यू कम हुई, बट प्रीमियम जो आपका कम होगा वो 2 से 2,500 ही कम होगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका प्रीमियम 3 लाख कम हुआ, आईडीवी 3 लाख कम हो गई, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो 3,000 ही कम हुआ। तो वो इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू आपको हमेशा, जब भी आप इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का कराते हैं, तो आपका इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू जरूर चेक करना चाहिए आईडीवी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल सर, आपने बताया कि 10% जो है ईयरली वो कम होता रहता है आईडीवी, लेकिन अगर किसी को बढ़वानी हो आईडीवी तो कितना परसेंट तक सर बढ़वा सकते हैं इसे? ये हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अलग नाम है, बट अगर आईआरडीए के हिसाब से मैं देखूं तो 10% का लीवरेज रहता है कि आपकी जो करंट वैल्यू है उसकी +10 या +- के हिसाब से वो उसका आईडीवी कैलकुलेट होता है। बट बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ये 20-30% भी देते हैं, तो अगर उनको आईडीवी अपनी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली वो बोल सकते हैं कि भाई सेम आईडीवी उनका सिस्टम क्या एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, या 10-15% आगे बढ़ाता है, तो उस हिसाब से चेक करके आप वैल्यू अपनी निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऑनलाइन अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है ऑनलाइन बीमा लेते समय? गलतियों से कैसे बचा जाए सर? ऑनलाइन बीमा लेते समय अंजलि सबसे पहले तो आपको आपका नो क्लेम बोनस सबसे पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि नो क्लेम बोनस एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम डिक्लाइन भी हो सकता है। अगर आपने क्लेम लिया है और आपने ये डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि एटमॉस्ट गुड फेथ का रूल चलता है इसमें कि सामने अगर एडवाइजर है या कहीं से भी जाते हैं, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई आपने कोई क्लेम लिया है कि नहीं लिया है, आपने बोला क्लेम नहीं लिया है, या आपको पता नहीं है आपके ड्राइवर के थ्रू या कहीं से कुछ क्लेम हो गया है, तो वो उस समय इंश्योरेंस हो जाएगा। हो सकता है उस टाइम पे इंश्योरेंस के टाइम पे वेरीफाई ना हो, बट एट द क्लेम टाइम आपको सारा वेरिफिकेशन होता है कि इसमें नो क्लेम बोनस था या नहीं था। और अगर आपने बोल दिया है मेरा नो क्लेम बोनस है, मैंने क्लेम नहीं लिया है, तो आपका एट द टाइम ऑफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बड़ा मुश्किल होता है उस क्लेम को वापस लेने के लिए। आप उसमें आईडीवी चेक कर लें कि आईडीवी जो आपकी जो गाड़ी के एक्स शोरूम के हिसाब से जो भी डिप्रिसिएशन होता है साल दर साल, क्या उस पे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या कोशिश करिए कि जितनी मैक्सिमम आईडीवी आप ले सकते हैं अपनी गाड़ी की आप वो लीजिए, क्योंकि टोटल लॉस के क्लेम आईडीवी पे ही निर्धारित होते हैं। उसके अलावा जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद में बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज में लाइक जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी होता है, जिसमें जो एज के हिसाब से गाड़ी के कंपोनेंट्स का, गाड़ी के पार्ट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है वो एवरी ईयर होता है। बट जब आप जीरो डेप्रिसिएशन ले लेते हैं तो वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं लगती है। उसके बाद एड ऑन्स के बहुत सारे रेट्स होते हैं, लाइक की प्रोटेक्टर ले सकते हैं कि कहीं आपकी गाड़ी की खो गई तो उसमें आने वाले खर्च का भुगतान आपको मिल सकता है। आपका पर्सनल आपका बिलोंगिंग्स भी उसमें कवर होता है, इंजन कवर उसमें होता है, टायर कवर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एड ऑन्स कवर होते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारे कवर्स ले सकते हैं, तो ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम के टाइम में कभी कोई दिक्कत ना हो। बट हाँ, नो क्लेम बोनस, आईडीवी पार्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा का पूरा क्लेम डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको देना है जब आप जो बीमा है वो आप खरीद रहे हैं, कार इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, और एड ऑन्स जो हैं वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें ऐड करवा सकते हैं। चलिए, अब दर्शकों के लिए कुछ खबरें हम लेकर आए हैं। देखिए, सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस कानूनों में संशोधन एक्ट 2025 को संसद ने दिसंबर 2025 को पारित किया था। 5 फरवरी 2026 से ये कानून लागू हो चुका है। अब IRDAI ने कहा है कि सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट लागू होने के 6 महीने के अंदर नए नियम बनाएगी और मौजूदा नियमों में बदलाव करेगी। सबका बीमा सबकी रक्षा भारत सरकार की एक व्यापक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य साल 2047 तक देश के हर नागरिक और घर तक बीमा कवरेज पहुंचाना है। इसी कानून के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। सर, ये जो नियम है, नियमों के लागू होने से बीमा क्षेत्र में क्या बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? अब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि जब ये इसका निवेश बढ़ेगा
तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी सारी चीज़ों पे मतलब ऑटोमेशन वगैरह या टेक्नोलॉजी का अगर इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो बाहरी निवेश आएगा उससे कंपनियों को काफी फायदा मिलेगा। और जो जहां तक कि ये सबका बीमा सबकी रक्षा में 2047 तक हर नागरिक तक इंश्योरेंस बीमा पहुंचाने का सरकार का प्लान है, उसके हिसाब से फिर वो जब आप टियर 2 टियर 3 और हर ऐसी जगह में जब बढ़ते हैं तो वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कब हमारा जो फंड्स जो हमारे उस समय हमको जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको इस चीज के लिए अलाउ करती है कि नहीं। तो जितना ज्यादा फंड आएगा इससे ज्यादा आप मान के चलिए उतना ही इंश्योरेंस कंपनी का फायदा होगा। और जब सरकार इंश्योरेंस सेक्टर को लिबराइज करती है तो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग शुरू कर देते हैं। ये उसी बॉर्डर जो है उस पे उसका ही एक आप संकेत कह सकती हैं। को फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं अब इंडिया को लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस ग्रोथ मार्केट के रूप में देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एफडीआई में जो ये अलाउ हुआ है आपका 100% तक की एफडीआई का, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स इस पे आएंगे क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पॉपुलेशन हम लगभग 18-20% शेयर करते हैं पूरी दुनिया की, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर भी आने वाले समय में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बूम होगा जिसपे लगभग सारे लोग चाहेंगे कि वो अपना पार्टिसिपेशन करें। और ये जो एफडीआई जो है वो ऑब्वियसली वो हर तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल। और सर प्रीमियम में किस तरीके का असर पड़ सकता है, और विदेशी बीमा जो कंपनियां हैं क्या वो भी भारत में एंट्री करेंगी? हाँ, विदेशी कंपनियां बिल्कुल एंट्री इसमें कर सकती हैं, और क्योंकि एफडीआई लिमिट से 74 से 100% होने का मतलब है कि फॉरेन कंपनीज अब इंडिया मार्केट में ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आ सकती है। इंडिया दुनिया के सबसे अंडर इंश्योर्ड मार्केट में से एक है, इसलिए ग्लोबल जो इंश्योरर्स इंडिया को ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानते हैं। कई फॉरेन इंश्योरर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं या जॉइंट वेंचर्स में आके कर सकते हैं, आपका स्टेक इक्विजिशंस के उसमें काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के जरिए इंडिया में एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में जो कंपटीशन है वो भी देखने को मिल सकता है। सर इस कवायद का बीमा ग्राहकों पर किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? ग्राहकों को तो सबसे ज्यादा ही फायदा होगा, इसमें आपको बेहतर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आपको ज्यादा जब कंपटीशन होता है तो ट्रांसपेरेंसी भी फिर ज्यादा आती है, क्योंकि फिर वो लोगों को देखने का नजरिया जब 2-4 ऑप्शंस अपने पास में होते हैं तो नजरिया भी बदल जाता है। फास्टर क्लेम्स होंगे, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, डिजिटल कन्वीनियंस लोगों को मिलेगा, कंपटीटिव प्राइसिंग होगी, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली जब कंपटीशन में आप आगे होते हैं तो सबको आगे निकलने की होड़ में होता है, तो उसमें आपको प्रीमियम भी कम रहेगा। और बहुत ज्यादा जब कंपटीशन होगा तो उसमें मिस सेलिंग भी बढ़ेगी, तो उस समय पे आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर अवेयरनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक तरह का रिस्क है कि जब आप डेवलपमेंट करते हो तो रिस्क भी आपको रहता है आगे। बिल्कुल। तो क्या सर इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज में किसी तरीके का कोई असर देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली जब कंपटीशन होंगे, बाहर के बहुत सारे प्लेयर्स जब मार्केट में उतरेंगे तो जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट होंगी, क्योंकि जब जॉब होगी तभी पेनिट्रेशन बढ़ेंगे और तभी उसके बाद में ये टियर 2 टियर 3 सिटीज तक जाके बीमा पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली जब उनको इस लेवल तक पहुंचाना है तो मैन पावर्स तो लगेगी, और मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जॉब क्रिएशन तो होनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यूके की कंपनी प्रूडेंशियल पीएलसी ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में 75% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। ये डील 4,200 करोड़ रुपए तक में होगी। डील के बाद प्रूडेंशियल को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में अपनी हिस्सेदारी घटानी होगी। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में प्रूडेंशियल पीएलसी का 21.91% हिस्सा है, जिसे घटाकर कंपनी इसे 10% कर सकती है। प्रूडेंशियल पीएलसी 12% हिस्सा घटाने के लिए रेगुलेटर से वक्त मांगेगी। इस डील के मुताबिक भारतीय लाइफ का वैल्यूएशन करीब 5,600 करोड़ रुपए है। सर से इसके बारे में, इस खबर के बारे में समझ लेते हैं। सर क्या इस बदलाव को सबका बीमा सबकी रक्षा की कवायद के हिस्से के रूप में देखना चाहिए? मैंने अभी जस्ट इस सवाल के पहले ही मैंने आपको इस चीज का छोटा सा आंसर दिया था, वो दूसरे मेरे आंसर में ऐड था कि जब सरकार गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को लिबराइज करती है तो बड़े प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग शुरू कर देते हैं। ये उसी का ही एक हिस्सा है आगे वाले टाइम में। और लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस का ग्रोथ मार्केट के रूप में मैंने आपको बताया कि देख रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स, तो ऑब्वियसली ये सबका बीमा सबकी रक्षा आप कह सकते हैं कि एक कवायद का ही वो एक हिस्सा है।
और आगे आने वाले समय में इसको बहुत सपोर्ट मिलेगा इससे। तो क्या सर इस सेक्टर में निवेश और बढ़ेगा या फिर ये सिर्फ एक हिस्सेदारी के रूप में ही, बदलाव के रूप में इसे देखें? ये सिर्फ आप शेयर ट्रांसफर नहीं कह सकते हैं उसके, इसके पीछे लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट भी दिखता है। इंश्योरेंस बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो इसमें टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लेम इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एक्सपेंशन, इन सब में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए आने वाले वर्षों में इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो है वो बहुत बढ़ेगा। और अभी हाल में ही आपने शायद ये जो आपने ये आईसीआईसीआई प्रू का बताया, अभी मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि अभी हाल में ही एक लिबर्टी करके इंश्योरेंस कंपनी ने अपने निवेश जो है वो भारत में 74% तक किए हैं, जो कि पहले कम थे। तो ये एक तरह से आप शुरुआत कह सकते हैं, धीरे धीरे करके बहुत बहुत बड़ा बूम आपको दिखाई देना पड़ेगा, दिखाएगा आपको आगे, और इससे बहुत कुछ आगे चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया कि इसमें रिस्क भी है, कंपटीशन जब आगे बढ़ता है तो सारी चीजें अचानक से धीरे धीरे करके ये स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ती हैं। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी में जो आगे आने वाले इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव है वो दिखाई देंगे, क्योंकि अभी भी निवेश है, लेकिन जो 100% का जो ये कॉन्सेप्ट जो आने वाला है, इससे क्या बदलाव आएंगे ये देखने वाली चीज होगी अंजलि। बिल्कुल। तो क्या सर कस्टमर्स को भी नए प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं? मैडम, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये टियर 2, टियर 3 और रूरल इंडिया के लिए है, क्योंकि अगर आप इसमें अगर देखेंगी कि मतलब मोस्टली जो इंश्योरेंस सेक्टर की अवेयरनेस जहां पे अभी इंश्योरेंस वहीं पे ही है। तो मैंने बोला कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो रूरल सिटीज में आपको टियर 2, टियर 3 पे जाना ही पड़ेगा। उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अपना एक्सपेंशन करती है, तो तब कर पाती है जब बड़े इन्वेस्टर्स इस पे आते हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस जो पार्ट होता है, इस पे भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत तगड़ी लगती है। और इससे ऑब्वियसली नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, आपकी वेलनेस लिंक्ड आपके इंश्योरेंस होंगे, यूसेज बेस्ड आपके इंश्योरेंस हो सकते हैं आगे, एआई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हर आदमी के पास में आज के मोबाइल फोन है, किसी को चेक करना है, प्लान्स कंपेयर करने हैं, तो आपको किसी वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, एआई यूज करता है, तो 2 मिनट में उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एआई अंडरराइटिंग भी होगी, जहां पे जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती थी, जहां पे डेटा के थ्रू जो भी अंडरराइटिंग होती थी, अब एआई करके दे देगा। तो जो पहले थोड़ी बहुत त्रुटियां होती थी वो त्रुटियां नहीं होगी और एआई के थ्रू अंडरराइटिंग हो जाएगी। और कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अभी भी बन रहे हैं, बट और कितनी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार्टिंग हुआ था तो बहुत लिमिटेड प्लान्स, लिमिटेड कवरेज होते थे। अगर कल से आज कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत चेंज है। और मैं वही सोच रहा हूँ कि अब आज की डेट में मेरे से कोई पूछता है कि अब क्या होना चाहिए इस प्रोडक्ट के आगे, तो शायद मेरे पास पॉइंट ही नहीं बचते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि इसके आगे और क्या ऐड ऑन होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं कस्टमर के पास में ही जाने वाला है सब कुछ। तो ये जो अपना जो ये जो नया है स्ट्रेटेजी 100% की एफडीआई की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल, तो काफ़ी फ़ायदा जो है वो होने वाला है, ग्राहकों को नए प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने बीमा कमीशन में तेजी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कमीशन के चलते बीमा की लागत बढ़ जाती है। सेठ ने माना है कि उद्योग अभी भी कम लागत वाली डिजिटल तकनीक की बजाय काफ़ी हद तक महंगे एजेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। सेठ के मुताबिक कमीशन की उच्च लागत लंबी अवधि के उत्पादों लागत बढ़ा देती है, जिससे ग्राहकों का लाभ कम हो जाता है। बीते साल के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2025 तक बीमा उद्योग ने 9.86% की ग्रोथ के साथ प्रीमियम के रूप में 8.02 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यहाँ प्रीमियम आय में जीवन बीमा का हिस्सा लगभग 80% रहा और वहीं सामान्य बीमा के क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा की जो हिस्सेदारी है वो 41% रही। सर, बीमा सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो सेक्टर है वो एजेंट्स पर इतना निर्भर क्यों है? अंजलि, इंश्योरेंस आज भी पुश प्रोडक्ट है। अगर आपको भी इंश्योरेंस लेना होगा और आपके पास में सुविधाएं हैं कि इसको खरीदना है, तो आप बहुत सारी जगह प्लेटफॉर्म पे जाके इसको समझ सकती हैं, समझने के बाद में ले सकती हैं। लेकिन और सबसे बड़ी चीज कि लोग खुद इंश्योरेंस खरीदने आज भी नहीं जाते, उन्हें समझाना पड़ता है। और भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी कम है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे, इसलिए अभी भी एजेंट इकोसिस्टम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और शायद यही एक
बहुत बड़ी वजह है कि जिसपे जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो एजेंट मार्केट पे इतना डिपेंडेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब इतनी जल्दी अगर कोई आत्मनिर्भर आप जैसे वाली बात होगी तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक लगभग मोस्टली अगर बहुत बड़े-बड़े एसएमईज एंड ऑल उन सब पे जिस पे डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी जाती है, उसके अलावा देखेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा आपका आज भी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी से ही आता है। तो मैंने बोला थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसमें आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपका टीयर 2 टीयर 3 बहुत सिटीज में लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये समझिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक जरूरी सा कंपोनेंट है, क्योंकि जरूरत नहीं है लिटरेसी के लिए। अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हो तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ भी एक लेना पड़ता है, लेकिन आपको इंश्योरेंस एजेंट होने के लिए आपको इतनी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो मतलब गांव देहात टीयर 2 टीयर 3 में कोई भी 10th पास भी इस इंश्योरेंस को स्टार्ट करके अपना घर चला सकता है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकता है। तो इसीलिए ये निर्भरता अभी ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन सर कई बार हम ये भी देखते हैं या ये सुना जाता है कि बीमा एजेंट की वजह से ही हमें गलत पॉलिसी जो है वो दे दी गई। अब ऐसे में ऐसी जब शिकायतें मिलती हैं सर, तो रेगुलेटर खुद इसका इलाज क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने बताया कि एजेंट पर ये जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं निर्भर तो है ही। निर्भर है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप पहुंचेंगे कैसे वहां तक। अब आईआरडीए लगातार डिजिटल इंश्योरेंस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता आ रहा है। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से दे रहा है। जितने भी चेयरमैन आते हैं, जो कुछ भी आते हैं, सब लोग उनका प्रयास भी यही रहता है कि पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए। पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए अवेयरनेस चाहिए होती है, लेकिन आप समझिए कि हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ गुड एंड बैड्स होते हैं। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के बैड्स हैं। ऐसा नहीं है कि 100 लोग अगर बीमा बेच रहे हैं तो 100 के 100 लोग गलत पॉलिसी बेचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर बिजनेस में सिंडिकेट्स होते ही हैं ऐसे। लेकिन अब इसमें इसका प्रैक्टिकल चैलेंज ये भी है कि भारत बहुत बड़ा डाइवर्स मार्केट है। रूरल एरिया में जो डिजिटल जो अडॉप्शन है अभी भी लिमिटेड है, और आज भी ह्यूमन एडवाइस की जरूरत पड़ती है। इसलिए रेगुलेटर बैलेंस अप्रोच अपनाता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो आज जिस चीजों की वजह से इतनी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है, तो कुछ अचानक ऐसे डिसीजन लेने से उस इंडस्ट्री में कुछ फर्क पड़ जाए। तो ऐसा नहीं है, रेगुलेटर इस पे काम कर रही है, और धीरे धीरे जब अवेयरनेस फैलेगी और लोग जब जानना शुरू करेंगे, आप देख ही रही है कि डिजिटलाइज हो रहा है, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोग चेक कर सकते हैं कि क्या प्लान में कोई कमियां है तो नहीं, जो मुझे बताया गया है वो सही है कि नहीं है। तो एंड ऑफ द डे इस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। बिल्कुल। सर, अजय सेठ की ओर से कमीशन के चलते बीमा की जो लागत बढ़ने की जो बात कही गई है, क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में बीमा कमीशन में किसी तरीके की कमी देखी जाएगी? हाँ, प्रेशर बढ़ सकता है और कम हो भी सकता है। और अगर देखें तो मैं खुद 18-20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखे हैं कि कुछ आने वाले टाइम पे कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एकदम से होता है कि भाई कमीशन में कैपिंग हो जाती है, आप कमीशन ज्यादा नहीं दे सकते। तो आगे ये हाई कॉस्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट वगैरह भी बढ़ेंगे, लॉन्ग लॉक जो लॉक होते हैं वो भी प्लान्स में आएंगे, और कमीशन स्ट्रक्चर्स पे स्क्रूटनी भी बढ़ सकती है। अभी बहुत सारे तरीकों से कमीशन जाता है, हर प्रोडक्ट में अलग अलग कमीशन होते हैं, लेकिन पूरी तरह से कमीशन खत्म होना संभव नहीं लगता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे कमीशन स्ट्रक्चर पे ही चलता है। और एकदम से अगर ये कहीं मतलब हाँ एक्सेप्टेबल कुछ कमी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लोगों का बेचने पे इंटरेस्ट चेंज हो जाए, इंटरेस्ट ना रहे, तो फिर जो इंडस्ट्री है हमारी उस पर भी फर्क आ सकता है। आगे कम तो होगा, बट आप अगर ये कहें कि खत्म हो सकता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हर एक चीज़ अब डिजिटली हो गई है, हम देख रहे हैं, और आपने भी बताया कि जब भी बीमा खरीदना होता है तो 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सबसे पहले उसके रिव्यूज चेक किए जाते हैं, कैसा है उसको कंपेयर किया जाता है। सर, क्या डिजिटल रूप से खरीदे गए जो बीमा है उस पर कमीशन नहीं देना होता? नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि। आप कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कमीशन बेस्ड मॉडल पर ही काम करते हैं, और अगर कोई बेच रहा है उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो एक्सपेंसेस कैसे करेगा, क्योंकि डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी भी बेच रही है तो उसके भी एक्सपेंसेस उस पे रहते हैं। तो हर कंपनी के अपने अपने मॉडल्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट मॉडल्स पे काम करते हैं, कोई पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, कोई B2C पे ज्यादा ध्यान करता है, लीड जनरेट करता है, कुछ भी करता है। बट ऐसा नहीं है कि 100% आप बिल्कुल मना ही कर दोगे कि नहीं मेरे को कमीशन देना ही नहीं है। हाँ, कुछ कंपनीज ने ये ट्रेंड पिछले 3-4 सालों में स्टार्ट किया है कि वो डायरेक्ट क्लाइंट अप्रोच करके जो कमीशन वाला पार्ट जो एजेंट को जाता है या किसी
मीडिएटर को जाता है वो डायरेक्ट इंश्योरेंस इसको एज अ डिस्काउंट कस्टमर को दे रही हैं। लेकिन बाद में क्या है, क्लाइंट खरीद, मैंने वही आपका जो पहला प्रश्न था वो यही था कि वो ले तो लेता है सस्ते के बाद में, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसको क्या बेच दिया गया वो क्लेम के टाइम में पता चलता है। तो एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग वो फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, कमीशन तो देना ही होता है, कोई भी तीसरा आदमी बेचेगा, चाहे वह एज अ रेफरल ही सही, एज अ इंसेंटिव पार्टी सही, कैसे भी देना तो होता है, 100% निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, लेकिन आने वाले समय में बीमा कमीशन पर कितना असर देखने को मिलेगा, फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है। नए नियम के तहत सीईओ के वेतन का एक हिस्सा सीधे तौर पर ग्राहक के परिणामों और संतुष्टि से जोड़ा जाएगा। ये कदम बीमा क्षेत्र में कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच को बढ़ावा देने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वर्तमान में सीईओ का वेतन अक्सर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रॉफिटेबिलिटी और बाजार हिस्सेदारी से जुड़ा होता है। हालांकि नए प्रस्ताव में ग्राहक संतुष्टि सर्वे के परिणाम, क्लेम सेटलमेंट की गति और गुणवत्ता और ग्राहक शिकायत निवारण जैसे पैरामीटर को भी वेतन निर्धारण का हिस्सा बनाया जाएगा। सर, सीईओ के वेतन को कस्टमर सेटिस्फेक्शन से जोड़ने से क्या वाकई में फायदा होगा? ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी अगर आने वाले समय में अगर ये चीजें लिंक्ड हो जाएंगी तो परफॉर्मेंस के साथ में ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीते कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जो कंपनीज के परफॉर्मेंस और क्लेम्स रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत बढ़ी हुई हैं। इवन बहुत आईआरडीए ने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज पे फाइन्स भी लगाए हुए हैं जो निग्लिजेंस है क्लेम के लिए, कैशलेस हॉस्पिटल्स एंड ऑल, बहुत सारे बीच में पैरामीटर्स आए थे। तो अब अगर ये परमानेंट अगर इस चीज को लिंक्ड कर दिया गया तो बहुत फर्क पड़ने वाला है, और साइकोलॉजिकल और ऑपरेशनल इम्पैक्ट हो सकता है इसमें। अब तक का इंश्योरेंस कंपनी जो लार्जरी जो काम करती थी वो प्रीमियम ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर पर फोकस थी। अब अगर सीईओ कंपनसेशन में क्लेम सेटलमेंट, ग्रेवियांस हैंडलिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से लिंक्ड होगा तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की प्रायोरिटी बदलेंगी। फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं क्लाइंट परेशान हो रहा है और अगर उसको इन चीजों से नुकसान हो रहा है और वो आपकी कंप्लेन करता है और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और उसको एक क्यारे का एक हिस्सा बनाया जाएगा। जिस तरीके से आज भी जो एम्प्लॉइज होते हैं छोटे लेवल के, तो उनको बहुत सारी चीजों में अलग अलग अपनी हिस्सेदारी देनी होती है, जिनसे उनका पूरा क्यारे बनता है। और कहीं 5 चीजें बहुत अच्छी हैं, 2 चीजों में अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं है तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होता है पूरे उसमें। जिस तरह से हम लोग आपका जब सैलरी इंक्रीमेंट्स और अप्रेजल्स में से पूरा देखते हैं, तो यही आने वाले टाइम में अगर सीईओज के साथ में होगा तो ऑब्वियसली प्रायोरिटीज चेंज होंगी। अगर ये लिंक हो गया तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है इसमें। बिल्कुल, और मिस सेलिंग सर अब बहुत बड़ी समस्या है, और अगर ऐसे में ये जो पैरामीटर्स इसमें सेट किए गए हैं, सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूं या फिर ग्राहक शिकायत करते हैं, जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, तो क्या सर मिस सेलिंग में भी कमी आएगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि कुछ हद तक तो जरूर होगा। आप बोले कि नहीं 100% अचानक से ये आने से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा पूरा इकोसिस्टम जो इतने सालों से चल रहा है, उसकी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। अगर कंपनीज का फोकस परसिस्टेंसी, कंप्लेंट्स और कस्टमर रिटेंशन पर बढ़ेगा तो एग्रेसिवली ये मिस सेलिंग कम हो सकती है। हाँ, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आज भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के जो फोकस है वो क्वालिटी बिजनेस पे ही है। एज अ ब्रोकर अगर मैं बात करूं तो जब बहुत सारी कंपनीज के साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उनके रिव्यूज होते हैं तो बिजनेस क्वालिटीज पे वो ध्यान देते हैं कि भाई अगर इनका क्वालिटी सही नहीं है तो बिजनेस बंद कर देंगे, या आगे से मतलब क्रॉस चेक्स बहुत लगाएंगे। लेकिन हाँ, पर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सिर्फ एक ये बिजनेस है कि आने वाले टाइम में फर्क पड़ता है इनको, तो फिर ऑब्वियसली इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर जब लिंक्ड हो जाएंगी सारी चीजें तो इस पे मिस सेलिंग पे मींस वही कंप्लेंट्स हो गया, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ेंगी, जब रिपोर्ट्स बनेंगी तो उसमें ऑडिट के टाइम में ये सब चीजें अगर ध्यान दी जाएंगी तो ऑब्वियसली इस डिपार्टमेंट की तरफ बाकी फोकस भी जाएगा और अच्छी तरीके से वो लोग इसको थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तो मिस सेलिंग भी फर्क आएगा और जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और लेकिन इस पर कितना असर पड़ता है वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन सर अगर आईआरडीए के बयान को देखा जाए, सही माना जाए, तो अभी तक क्या बीमा में गड़बड़ी का कारण टॉप मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी था या फिर ग्रोथ ही था?
प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली हर इंश्योरेंस कंपनी का एक बेंचमार्क ही होता है, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन पूरी इंडस्ट्री को ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन हिस्टोरिकली अगर ग्रोथ जो ड्रिवन जो कल्चर रहा है, अब रेगुलेटर कह रहा है कि कस्टमर आउटकम इज आल्सो परफॉर्मेंस काइंड, लाइक जो कस्टमर का आउटकम आ रहा है, जो उसके फीडबैक्स मिल रहे हैं एज पर देयर जो एक्सपीरियंस है उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तो ये आप कह सकती हैं कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट भी है कि आने वाले टाइम में इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब लोगों को ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में कस्टमर सेंट्रिक और उनके हितों का ध्यान में रख के आगे बीमा को बढ़ाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत की प्रमुख प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां फाइनेंशियल ईयर 26 में भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप्स पर ही ज्यादा निर्भर रहीं। बीमा कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार साल के दौरान प्रमुख निजी जीवन बीमा कंपनियों के एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट एपीआई में सबसे बड़ा योगदान यूलिप का रहा है। वित्त वर्ष 2026 में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के कुल एपीआई में 60% यूलिप की हिस्सेदारी थी, जबकि एक साल पहले ये 64% था। वहीं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के व्यक्तिगत एपीआई में लगभग 44% हिस्सेदारी यूलिप की थी, जो एक साल पहले 39% थी। सर, एपीआई को अगर समझा जाए, सर एपीआई को कैसे समझा जाए और कैसे इसे समझ सकते हैं? एपीआई आप कह सकते हैं, यानी एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, मोटा मोटी उसका शॉर्ट फॉर्म ही यही है। या सरल भाषा में अगर बोलूं तो यह इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सेल्स मेजरमेंट मैट्रिक है। अगर मैं और इजी भाषा सरल भाषा में बात करूं तो पूरे साल में कंपनी ने कितना नया बिजनेस किया, उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर उसे एपी कह सकते हैं। यही है, मतलब अब जिस तरीके से जो कंपनी जो अपना नया बिजनेस लेके आती है पूरा का पूरा, जो इसमें जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कुछ रिन्यूअल बिजनेस होता है, बाकी कुछ नया बिजनेस एज कंपेयर टू आपका पुराना बिजनेस में कितना ऐड करते चले जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा है। और उसमें जो ये हिस्सेदारी जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का आप जो दिखा रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है इस पूरी ग्रोथ में। और आजकल में जितनी भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज है ना, वो यूलिप पर ही ज्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो बहुत जो ये कंटिन्यूअस चेंज आते चले जा रहे हैं, और ये जो आप बता रहे हैं अभी जिस पे हम बात कर रहे थे मिस सेलिंग और बाकी प्रोडक्ट पे, तो अभी होता क्या है ना कि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, एक लाइफ का कवर भी हो जाता है। तो यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज होती हैं उस पे भी बहुत ज्यादा लोगों का फोकस गया है। तो जो ये वाली हिस्सेदारी है जो ना, वो बड़ी हुई है धीरे धीरे। बिल्कुल सर, इसके पीछे का क्या रीजन आप देख रहे हैं? तमाम निवेश विकल्पों के बावजूद यूलिप में निवेश का जो निवेश बढ़ने का जो कारण है, वो क्या है? ये इसके 4 बड़े कारण हैं, जितना मैं एनालिसिस कर पाया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊं तो इक्विटी मार्केट जो पार्टिसिपेशन बढ़ना इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो टैक्स इफिशियंसी जो इसकी है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का जो कॉम्बो है इस पूरे उसमें, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नैरेटिव लोगों का जो सेट हो गया है इस सब के पीछे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए लोग अब सिर्फ केवल प्रोटेक्शन नहीं चाहते, वेल्थ क्रिएशन भी चाहते हैं कि भाई अगर मैं प्रोटेक्टेड हूं और उतने प्रीमियम को मैं जब दे रहा हूं किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो उस कंपनी के साथ में वो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या मेरा वेल्थ भी बढ़ रहा है कि नहीं, वेल्थ भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही 4 मेजर कारण मुझे लगते हैं कि ये यूलिप में निवेश इसीलिए बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, यूलिप में बीमा प्लस निवेश को एक साथ रखने का ये जो मॉडल है, वो कितना सही है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये किसी भी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। अब ब्रॉडली इसको हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग कह सकते हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑब्वियसली प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, यानी पूरा टर्म इंश्योरेंस प्लस सेपरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अक्सर ज्यादा ट्रांसपेरेंट मानी जाती है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि, और ये देखा भी जाए तो सही है, क्योंकि बहुत सारे जब हम टर्म प्लान की तरफ बढ़ते हैं तो जब बेचते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि भाई ये प्रीमियम हम 60 साल तक या जो भी जितने समय तक पे करने वाले हैं, तो वो प्रीमियम क्या हमें कुछ वापस मिलना है क्या? बट टर्म के प्लान में
टर्म के प्लान्स में ऐसा नहीं होता है। मतलब आपने अगर इसको ले लिया है, अगर आप सही सलामत है तो आपको वापस कुछ नहीं मिलना है। तो इसके साथ में अगर मैं प्रोटेक्टेड भी हूँ, प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, मेरी वेल्थ ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये जरूरी भी है। बिल्कुल सर, इंश्योरेंस में प्योर प्रोटेक्शन प्लान कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर परिवार आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो टर्म इंश्योरेंस फाउंडेशन तो होना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट बाद में आता है, बट हाँ, प्रोटेक्शन तो पहले ही चुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वेल्थ तो ठीक है, लेकिन हमारे ना रहने पे अगर हमारी कितनी भी अच्छी वेल्थ हो, अगर हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर ऐसी वेल्थ का फायदा क्या है। तो ऑब्वियसली पहले अगर हम अपनी फैमिली को पहले कवर करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्थ को हम एक साथ में लेके जा सकते हैं, बट पहले ही ये होनी चाहिए, फैमिली प्रोटेक्शन फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये थी इस हफ्ते की देखिए बड़ी खबरें। अब हम चलते हैं अपने शो के अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं बंधन लाइफ आई गारंटी विश्वास की। इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। थैंक यू अंजलि। और जैसे कि आपने बताया, बंधन लाइफ आई गारंटी विश्वास पॉलिसी, इसके क्या की फीचर्स हैं, चलिए फटाफट आपको बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुरक्षा प्लस गारंटीड सेविंग्स की अगर यहाँ पर बात करें, उसमें कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो लॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान ये है। इसके अलावा गारंटीड रिटर्न के साथ यहाँ पर लाइफ कवर भी मिलता है। वहीं सेविंग और सेफ्टी का यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक तरह से इस स्कीम में यहाँ पर मिलता है, इस पॉलिसी में यहाँ पर मिलता है। वहीं लॉन्ग टर्म के लक्ष्यों पर फोकस है एक तरह से ये स्कीम। वहीं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। मैच्योरिटी पर गारंटीड फायदे के अगर यहाँ पर बात करें तो मैच्योरिटी पर यहाँ पर गारंटीड बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा गारंटीड एडिशन का भी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। वहीं टारगेट बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको ये पॉलिसी जो है वो मदद करती है। इसके अलावा सुरक्षित रिटर्न पर यहाँ पर पूरी तरह से फोकस रहता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, देखते हैं और कौन कौन से फीचर इसमें शामिल हैं। वहीं लाइफ कवर की अगर सुविधा अगर देखें तो सालाना प्रीमियम का कम से कम 10 गुना यहाँ पर कवर मिलता है। वहीं परिवार को यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है इस पॉलिसी के तहत। वहीं अगर मृत्यु की अगर डेथ किसी की हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ यहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ पर एक तरह से लमसम भुगतान यहाँ पर किया जाएगा और भविष्य की जिम्मेदारियों में यहाँ पर मदद मिल सकती है। इसके अलावा आगे चलें, फ्लेक्सिबल ऑप्शन की अगर बात करें, फ्लेक्सिबल प्रीमियम की ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन के कई सारे विकल्प हैं। मासिक, तिमाही यानी कि मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और एक तरह से यहाँ पर ईयरली भुगतान यहाँ पर आप प्रीमियम का कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से आप प्रीमियम की यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोई भी चुन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग यहाँ पर जिससे कि आसानी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, तो पॉलिसी अवधि और पात्रता की अगर बात करें तो 10, 15 और 20 साल की यहाँ पर पॉलिसी ड्यूरेशन है। वहीं 90 दिन से लेकर 55 साल तक की यहाँ पर एंट्री इसमें की जा सकती है। वहीं 65 साल तक की मैच्योरिटी की यहाँ पर उम्र यहाँ पर रखी गई है। वहीं अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी को यहाँ पर जो मैच्योरिटी वाला हिसाब किताब है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड पे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं डिजिटल और आसान प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। बिना मेडिकल टेस्ट की पॉलिसी जारी यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि आपको मेडिकल टेस्ट देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आपको पॉलिसी यहाँ पर जारी की जा सकती है। इसके अलावा पूरी डिजिटल प्रोसेस की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कम दस्तावेज के साथ भी यहाँ पर आवेदन पॉसिबल है। आसान और तेज पॉलिसी इशू की यहाँ पर पूरी फैसिलिटी दी जाती है इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये है कुछ की फीचर। इसके अलावा लास्ट में अगर देखें तो टैक्स और एडिशनल फायदे की अगर बात करें तो 80C के तहत यहाँ पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। इसके साथ ही 1010D के तहत यहाँ पर जो फायदा है वो यहाँ पर पॉसिबल होता है। टैक्स सेविंग्स के साथ यहाँ पर सुरक्षा जो होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया, लेकिन टैक्स सेविंग के साथ भी यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। और साथ ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से इस पॉलिसी को देखेंगे तो ये पॉलिसी बिल्कुल फिट बैठती है। और किसके लिए सही है ये देख सकते हैं आप। सुरक्षित रिटर्न चाहने वालों के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है। इसके अलावा जो परिवार की सुरक्षा पर फोकस करते हैं उनके लिए ये पॉलिसी बेस्ट है। उसके अलावा बच्चों की शिक्षा और भविष्य योजना के लिए भी जो फोकस कर रहे हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी बिल्कुल बेस्ट हो सकती है। और साथ ही जो कम रिस्क चाहते हैं और कम रिस्क वाले जो निवेश पसंद करते हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी बिल्कुल मुफीद साबित हो सकती है। तो ये है इस पूरी स्कीम यानी कि बंधन लाइफ आई गारंटी विश्वास योजना की पूरी खासियत है। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। अब सर के पास चलते हैं। सर, आज के समय में जब बाजार में मार्केट लिंक निवेश ऑप्शन जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में गारंटीड रिटर्न वाले प्लान कितने सही हैं? गारंटीड रिटर्न यूलिप में आप अगर गारंटीड रिटर्न में जाएंगे तो ये खराब प्रोडक्ट
बिल्कुल भी नहीं है। ये लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं। लेकिन गारंटीड रिटर्न सुनकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल ब्लाइंडली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फिर रिस्क में जा सकते हैं। लेकिन रिटर्न हमेशा इन्फ्लेशन के बाद कैलकुलेट करना चाहिए। जो रियल रिटर्न है वो हमेशा इन्फ्लेशन के बाद ही कैलकुलेट होता है। तो अगर आप गारंटीड रिटर्न की आप सुन रहे हैं तो गारंटीड जरूर, हाँ, पॉलिसीज बॉन्ड्स वगैरह में ये सब रिटर्न्स लिख के आते जरूर है, बट ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें आपको पहले प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, वो इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इस प्लान में सेफ्टी की बात कही गई है, सेविंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन देखा गया है, लेकिन क्या बीमा और निवेश को अलग रखना ज्यादा बेहतर रणनीति मानी जाती है? आप कई मामलों में पूछेंगी तो अंजलि, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मतलब इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं तो ये सबसे फ्लेक्सिबल है कि टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटेजी मानी जाती है हमेशा आपके सुरक्षा और आपकी वेल्थ को बढ़ाने के, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को कॉम्बो प्रोडक्ट भी सूट करते हैं, लेकिन अब वो कॉम्बो किस तरीके की इस प्रोडक्ट में बनाया गया है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप अलग अलग पार्ट में रखते हैं तो लंबे समय के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सर, ये गारंटीड रिटर्न का दावा इसमें किया जा रहा है, ऐसे में प्लान चुनते समय ग्राहकों को किन शर्तों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? अब देखिए, अपने जैसे हम लोग भी जब ट्रेनिंग्स देते हैं या कभी कस्टमर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम लोग स्पेशली रखते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको कि गारंटीड और नॉन गारंटीड जो बेनिफिट का जो डिफरेंस है वो जानना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सरेंडर चार्जेस क्या है उसके, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ें उसको। कि अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ती है कि आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है तो समय के साथ में कितने सालों के बाद में आप सरेंडर की कितनी वैल्यू पाते हैं वो देख लेना एक सबसे इम्पोर्टेंट है। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने पैसे भरे लेकिन सरेंडर के टाइम में इतने कम हो गए कि वो ना के बराबर थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉक इन पीरियड भी आप चेक करें कि मान लीजिए कि कई जगह होता है कि 3 साल के बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको पेमेंट ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन 3 साल के अंदर करते हैं तो कोई पेमेंट नहीं मिलती है। तो इस तरीके के लॉक इन पीरियड जरूर देख लें, क्योंकि अब तो IRDA ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये चेंज किया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं जो कि डायरेक्ट कस्टमर्स के हित में है। फिर भी उसके बाद में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ये जो टर्म्स कंडीशन है वो थोड़ा ध्यान से कर लेने चाहिए, उसकी लॉक इन। और हाँ, मैच्योरिटी कंडीशन की क्या है, मैच्योरिटी पे कंडीशंस क्या क्या है वो भी जरा ध्यान से आप पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब पढ़ना चाहिए या जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो अपने एडवाइजर से या जहां से भी, जो भी सोर्स है आपका बिजनेस का, मतलब मींस आपका पॉलिसी जहां से आप खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बोनस अजम्पशंस क्या है उसके, कि जो बोनसेस मिलते हैं वो किस तरीके से हैं, वो प्रॉपर अगर कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, GST इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल पॉलिसीज में। तो कुछ जो इतने पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, बच्चों की शिक्षा, शादी या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात की जाए तो इसके लिए क्या इस तरह की सेविंग्स प्लान वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं, बेनिफिशियल हैं? हाँ, तो बिल्कुल। डिसिप्लिन, अगर मैंने बताया ना आपको कि सारे उसका वही है कि डिसिप्लिन जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स टूल में यूजफुल हो सकते हैं ये बहुत सारा। लेकिन पेरेंट्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा हैवी वर्ड लगेगा नॉर्मल जो लेमैन है, जो कस्टमर है उसको, कि ये भाई कि ये पेरेंट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट प्लानिंग क्या है, तो वो ये चीज आपको एक बार समझनी जरूर पड़ेगी पॉलिसी लेते समय। बच्चों की जब भी आप प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये प्लान जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। हम अगर प्लान करते हैं 10, 15, 20 साल बाद आगे हमको क्या प्राप्त होने वाला है जो हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन की कैलकुलेशंस को साथ में रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सही कैलकुलेशन मिल पाएगी। बिल्कुल सर, हर एक प्लान के, हर एक पॉलिसी के अलग अलग कुछ बेनिफिट्स भी उसके होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। अगर मैं बात करूं, इस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, सर आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, आप इसका किस तरीके से रिव्यू करेंगे? क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि रिस्क वाली हो सकती है या दर्शकों को ध्यान देने वाली हो? देखिए, मैंने अभी हम जो पिछले 5-6 सवाल आपके जो थे वो इसी से रिलेटेड ही थे जिनके जवाब मैंने दिए, कि मतलब किन किन लोगों किस चीज में अगर वो कॉम्बो बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट का कॉम्बो क्या होता है। वो जिस इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत सारे कॉम्बो देती हैं,
या खुद कोई फाइनेंशियल प्लानर अपने पास में कोई रखता है तो वो भी प्लान करके बता सकता है कि भाई हमको एक साथ ही रखना है या अलग अलग म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग बकेट में रख के जाना है। तो सारी चीजों को ध्यान में रख के करना चाहिए, यूजफुल होती हैं ये, क्योंकि कोविड के बाद में बहुत सारा चेंज आया है। लोग अपनी सिक्योरिटी वेल्थ भी सोचते हैं तो, लेकिन अपनी जो फैमिली के लिए जो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है ना उसको भी देखते हैं कि ऐसी कहीं कोई दोबारा कुछ इस तरह का आया तो फिर क्या होगा, क्या हमने वो सब कर रखा है। तो वेल्थ भी जरूरत है, और आप सारी पॉलिसीज के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि खरीदने से पहले उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए भी, और सारे सवालों के जो जवाब हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से दिए हैं, हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी बीमा क्षेत्र से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। साफ है कि बीमा बाजार तेजी से बदल रहा है। नए नियम, विदेशी निवेश और ग्राहक हितों पर बढ़ता फोकस आने वाले समय में इस सेक्टर की दिशा तय करेंगे। लेकिन बीमा खरीदते समय सही जानकारी और सही पॉलिसी चुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।